नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। लव जिहाद का भूत यूपी पुलिस के सर कुछ ऐसा चढ़ा है कि एक मस्जिद में निकाह कर रहे मुस्लिम दूल्हा दुल्हन को उठाकर पुलिस थाने ले गई। फिर लड़की को यह साबित करने के लिए कहा गया कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। दरअसल पुलिस को एक फोन आया था कि एक मस्जिद में लव जिहाद हो रहा है। ऐसे में लड़की के घर वालों से भी पुलिस की बात हुई, बावजूद इसके दूल्हा दुल्हन को रात भर थाने में बिठाकर रखा गया। इसी मस्जिद में दोनों का निकाह हो रहा था। लड़का कुशीनगर का और लड़की आजमगढ़ की है। घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा लड़की घर छोड़ के कुशीनगर आ गई। लड़के के दोस्त अरमान ने मस्जिद में निकाह का इंतजाम किया, तभी पुलिस आई और उन्हें अपने साथ ले गई। तो आके लड़का लड़की को लेके जाए तो प्रशासन उठा के लड़के के लगभग 8 बजे लड़का लड़की को और मुझे और मौलवी साहब को लेके गए थाने पे। थाने में पुलिस के इस गुडवर्क पे दरोगा सिपाही सब जमा हुए। लड़की से कहा गया कि वो साबित करे कि वो हिंदू नहीं है। लड़की ने आजमगढ़ में अपने भाई से पुलिस की बात कराई। पुलिस ने वीडियो कॉल से भाई से उसकी शिनाख्त करवाई, जिन्होंने उसे पहचाना। 11 बज चुका था। एसओ साहब थे, दरोगा जी थे, मतलब काफी लोग थे, प्रशासन के पूरे लोग टीम थी। तो कहे ठीक है लड़का लड़की को ही रखा जाए। हम लोग को 11 बजे कहे कि आपकी कोई गलती नहीं है और आपके तहत साजिश के तहत आपको फंसाया गया था। सुबह लड़की के भाई आजमगढ़ से थाने पहुंचे। उनसे पुलिस ने एक तहरीर ली, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपनी बहन और होने वाले बहनोई को अपने साथ सकुशल थाने से लेकर जा रहा हूं। जरूरत पड़ने पर मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर थाने पर उपस्थित हो जाऊंगा। मेरी बहन अपनी मर्जी से अपने निकाह करने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि ये लव जिहाद कानून का दुरुपयोग है, क्योंकि पुलिस थाने लाई लव जिहाद का मामला जान करके। देखिए, कानून का दुरुपयोग नहीं है। ये सूचना पुलिस को मिली थी कि कुछ गलत कार्य हो रहा है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और जब पुलिस ने ये पाया कि इसमें कहीं से कोई अपराध नहीं बनता है तो पुलिस ने छोड़ दिया। इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध कोई भी मसला नहीं रह गया है। जो सबसे बड़ा मसला है वो ये चेक करना है कि कौन आदमी किससे शादी कर रहा है। अगर यही चलता रहा तो आप सोच सकते हैं कि देश का और प्रदेश का क्या होगा। कुशीनगर में उदय और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और वही किसान आंदोलन की बात करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर 16 दिनों से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और भी किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में हरियाणा और दिल्ली प्रशासन चिंतित है, क्योंकि यहां पर सिंघू बॉर्डर पर तैनात 2 आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में कोई भी किसान जो यहां पर आंदोलन में शामिल हैं वो कोविड टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में बैठे किसानों के जोश में 2 हफ्ते बाद भी कमी नहीं है, लेकिन किसी को न मास्क लगाने का होश है और ना ही 2 गज दूरी बरतने का। डॉक्टर मृदुल सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। उनका कहना है कि वो रोज 200 से ज्यादा मरीज देख रहे हैं। कई मरीज जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं, जो कि कोरोना के लक्षण हैं। पेशेंट्स आर कमिंग विद कॉमन कोल्ड। यहाँ जुकाम की शिकायत लेकर किसान आ रहे हैं। कुछ सांस लेने में तकलीफ की बात भी कर रहे हैं। कुछ की अस्थमा की हिस्ट्री भी है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रॉब्लम, एस्थमेटिक प्रॉब्लम। सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा प्रशासन की एम्बुलेंस तो जरूर खड़ी दिखाई दे रही हैं, मगर प्रशासन के लोग ना मास्क बांट रहे हैं और ना ही किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह रहे हैं। सोनीपत प्रशासन का कहना है कि किसान तमाम आग्रह के बाद भी कोविड टेस्ट कराने को तैयार बिल्कुल नहीं हैं। तो हमारे किसान भाई इस चीज के लिए मोटिवेटेड नहीं हैं, वो सैंपलिंग के लिए इनकार कर रहे हैं। कुंडली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे काफी लेबर रहती है। ऐसा ना हो कि किसान भाइयों से इस लेबर में इन्फेक्शन फैले। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने भी सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसको लेकर किसान गुस्से में हैं।
हमारा कहना है कि वहाँ बंगाल में जो रैलियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए, बिहार में जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, हैदराबाद में जो इलेक्शन हुए हैं, अमित शाह का रोड शो हुआ है, नड्डा का रोड शो हुआ है, क्या उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है? अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो हमारे खिलाफ भी कीजिए। ये केवल और केवल सरकार हमें थकाने, डराने और धमकाने का काम कर रही है। सबसे बड़ा वायरस ये 3 किसानी जो कानून है ये सबसे बड़े वायरस हैं। ये वायरस तो हमें कुछ दिन के लिए परेशान करेगा, लेकिन ये हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारी किसानी, हमारे जो होंद है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए खतरा है। ये सबसे बड़े जो वायरस है। कोरोना को लेकर सिंघू बॉर्डर पर ना तो सरकार किसानों को जागरूक कर रही है और ना ही किसान कोरोना की बीमारी को कुछ समझ रहे हैं। पंजाब से लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। 10,000 से ज्यादा किसान और पहुंचने वाले हैं अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में। किसानों का कहना है कि उन पर FIR दर्ज की है दिल्ली पुलिस ने, तो फिर उन नेताओं पर भी FIR दर्ज की जाए जिन्होंने बिहार में, हैदराबाद में राजनीतिक कार्यक्रम किए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अमित शाह हो। तो किसान और नेताओं में भेदभाव ना किया जाए जब कोरोना की बात आए। सिंघू बॉर्डर में जेवियर और सचिन के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। किसान मजदूर एकता। जिन तकलीफों को पोस्ट कोविड की बीमारियों और परेशानियों से जोड़कर देखा जा रहा है, दरअसल उसका एक कारण कोविड के लिए दी जाने वाली दवा को भी माना जा रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवा ले रहे हैं। किस तरह से शुरुआत से लेकर अब तक कोविड के लिए जो दवाइयां दी गई, उनके साइड इफेक्ट्स कितने कड़े और गहरे हैं, खुद वरिष्ठ डॉक्टरों की जुबानी सुनिए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहली दवा थी जिसे कोरोना के इलाज में शामिल किया गया। इसके बाद फेविपिराविर, रेमडेसिविर, टोसिलीजुमाब जैसी दवाओं का इस्तेमाल चला। लेकिन सरकारी प्राइवेट कोविड अस्पतालों और कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर की जुबानी सुनिए, ये दवाएं शरीर पर क्या प्रभाव डालती हैं। बिना जांच किए अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह देते तो एरिथमियाज वगैरह जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो आने के उसमें चांसेस थे और किसी लोगों को आके भी गए। तो इस हिसाब से ये चारों जो बेसिक ड्रग थे इसके ड्रॉबैक्स है, इसके लिए इनको सुपरवाइज भी देना ज़रूरी है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए बगैर इसको देना ये गलत है। और ऐसे मेडिसिन तो सेल्फ मेडिकेशन देना तो वो हाई रिस्क है। फेविपिराविर भी टैबलेट है। पहले तो ये 200 मिलीग्राम की टैबलेट आती थी, जो पहले दिन हमको करीब 18 टैबलेट लेनी पड़ती थी। उसके बाद अगले दिनों से जो है 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम को लेनी पड़ती थी। इनका भी सबसे महत्वपूर्ण फर्क कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये कभी कभी लिवर के एंजाइम को जो है खराब करता है और यूरिक एसिड की लेवल बढ़ा के वो गाउट जिन पेशेंट्स को है उन्हें तकलीफ दे सकता है। वहीं गंभीर मरीजों में जल्द रिकवरी के लिए रेमडेसिविर, टोसिलीजुमाब, स्टेरॉइड भी बड़ी सावधानी और जांच के बाद ही दी जा रही हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी घातक हैं। रेमडेसिविर की वजह से जिनको लीवर का प्रॉब्लम है और किडनी का प्रॉब्लम है उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। किडनी के पेशेंट्स में हमें ये अल्टरनेट देना पड़ता है और लीवर के पेशेंट में हमें कुछ हद तक ये लीवर के एंजाइम्स बढ़ा देता है, हेपेटाइटिस करता है। तो कुछ पेशेंट्स में हमें इनको कॉशियसली देना पड़ता है और बंद भी करना पड़ सकता है। स्टेरॉइड्स और जो बहुत सारे बड़े जोरों शोरों से चली थी वो दवा थी टोसिलीजुमाब। ये दोनों के साइड इफेक्ट नियरली सेम होते हैं। इसमें हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं, पेट में अल्सर्स होने का चांस रहता है और ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अभी एक्चुअली ये दोनों दवाइयाँ बहुत अच्छी है, जिनका अगर अच्छे से यूज़ करें तो इनके साइड इफ़ेक्ट हम कम कर सकते हैं। लोग भी पागल जैसे मांग रहे थे और कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स के दिमाग में भी ये आया था कि इनके सिवा चारा नहीं है। तो जो गाइडलाइंस आईसीएमआर और WHO ने बोला है कि इनको आप प्रिकॉशसली यूज करो। कोविड को डॉक्टर अभी समझ ही रहे हैं। इसके इलाज में तरह तरह के प्रयोग चले, लेकिन कोविड के बाद की मुश्किलें भी बहुत सारी सामने आई। डॉक्टरों का बहुत साफ कहना है कि इसलिए कोविड के नाम पर कोई भी दवा अपनी मर्जी से ना ले। उसके साइड इफेक्ट्स आपको बाद में खतरे में भी डाल सकते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और आर्थिक तंगी के बीच एक अच्छी खबर मुंबई से है। स्टैंप ड्यूटी में कमी के कारण मकानों की खरीद बिक्री में तेजी दिखी है। नवंबर महीने में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में आवासीय इकाइयों के कारोबार के लिए अच्छी खबर है। नवंबर में मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में बीते साल के मुकाबले 67% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए।
बीते 9 साल में मुंबई क्षेत्र के लिए नवंबर के महीने में ये सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। ये तेजी तब दिखी जब महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर तक 2% स्टैंप ड्यूटी का ऐलान किया और जनवरी से मार्च के बीच 3% का ऐलान। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक नवंबर 2020 में 9,301 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि 2019 में 5,574 इकाइयों का और 2018 में 5,190 इकाइयों का। अगस्त में 2,600 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि सितंबर से लगातार 5,000 से ज्यादा इकाइयां रजिस्टर हो रही है। ये अक्टूबर के मुकाबले 42% की छलांग है। मुंबई के मौजूदा बाजार में 8 से 10% की औसत बचत का अनुमान लगाया जा रहा है। The last 3 years, with the demand being muted. पिछले 3 सालों से मांग में बहुत कमी थी, लेकिन अब दाम और स्टैंप ड्यूटी में आई गिरावट की वजह से लोग इस तरफ आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। As I said earlier, with the stamp duty reduction. भूमि शाह मुंबई में रियल एस्टेट की एजेंट है। वो पूर्वी और दक्षिण बाजार देखती है। उनका कहना है उनकी बिक्री भी 15 से 20% बढ़ गई है। पर्सनली हम लोग जो पहले करते थे ना मैडम, उससे ज़्यादा बोल सकती हूँ मैं अभी रिसेंटली। अभी तक माइंड में सबके फिक्स है कि 31 तक 2% है तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करो, वैसा टाइप का। सो है मूवमेंट 20% आप पकड़ के चल सकते हो, हाइक है। पारस भोजवानी मुंबई में बहुत सारे बिल्डरों के साथ काम करते हैं। वो बताते हैं कि दाम गिरने के साथ लोग कॉम्पैक्ट मकानों में दिलचस्पी ले रहे हैं। सस्ते मकान जल्दी बिक जा रहे हैं। लोग 1 BHK और 2 BHK खरीदना चाह रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी घटाने की वजह से बिल्डर्स भी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। यही सही वक्त है अपना अपार्टमेंट खरीदने का। 2016 से ही रियल एस्टेट मार्केट में काफी मंदी चल रही थी। सप्लाई डिमांड से हमेशा से ज्यादा था, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि डिमांड धीरे धीरे वापस आ रही है और इससे महाराष्ट्र सरकार को आर्थिक फायदा हो सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण शिरोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। और सिंघू बॉर्डर पर जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच से जब बारात गुजरी तो क्या हुआ, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और भाई आपको दिखाते हैं सिंघू बॉर्डर की उस वक्त की एक दिलचस्प तस्वीर, जब किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच से एक बारात को गुजरने के लिए रास्ता दिया गया। न सिर्फ किसानों ने बारात को जाने के लिए रास्ता दिया, बल्कि बारात में वो जमकर नाचते हुए भी नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक अच्छा नजारा तब देखने को मिला जब एक बारात को किसानों ने रास्ता दिया और बारात के साथ जमकर डांस भी उन्होंने किया। दूल्हे ने भी कहा कि वो किसानों का पूरा समर्थन करते हैं। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।